Assalamualaikum students. Today's topic is functions of proteins. इस टॉपिक से पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अमाइनो एसिड एंड हाउ अमाइनो एसिड मेक अ पॉलीपेप्टाइड चेन बिटवीन अमाइनो एसिड्स एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ी सी डायग्राम बनाई है ताकि आपको समझ आ सके एक्चुअली प्रोटीन कैसे अमाइनो एसिड से बनता है. ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं. अब हमने डिस्कस किया था कि 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाते हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल ये 20 अमाइनो एसिड हैं, तो ये इस तरह से अपने आप को एक बीड्स की शक्ल में अरेंज कर लेंगे. हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक मोतियों की लड़ी है जो परोई हुई है हमने, ठीक है. तो इसी तरह ये अपने आप को अरेंज करेंगे. सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किया है ताकि आपको एक्चुअल समझ आ सके कि अमाइनो एसिड किस तरह प्रोटीन बनाते हैं. ओके, तो ये अमाइनो एसिड अपने आप को अरेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड मेक पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं प्रोटीन्स का. ओके, अब जो प्रोटीन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया है, और बॉडी में सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, वो हमारे पास है प्रोटीन्स. ओके, अब प्रोटीन किस तरह से सेल के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने आप को जो है वो इम्पोर्टेंट बनाता है या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. तो यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स है हमारे पास हार्मोन्स. ओके, हमारी बॉडी में जितने भी स्टूडेंट्स हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं. ओके, अब हार्मोन्स आप सबको पता है क्या होते हैं कि ये रेगुलेट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को. फॉर एग्जांपल इंसुलिन. अब इंसुलिन हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है. अब इंसुलिन का काम आप सबको पता है कि इसका काम है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना. ओके, तो ये इंसुलिन का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, मेंटेन शुगर लेवल. ओके, जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर होता है उसको ये मेंटेन रखती है इंसुलिन. और ये इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक हार्मोन है. इसी तरह हमारे पास ग्लूकागोन है, वो भी हार्मोन है, वो भी ग्लूकोज लेवल को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को. इसी तरह हमारे पास जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है जिसको हम ADH कहते हैं, ठीक है. एक और हार्मोन है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं ADH का, या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. अभी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, ये हमारी किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है. ओके, इसका काम क्या है, रिटेन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी और आवर ब्लड. ओके, अगर ये हमारे पास एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन नहीं होगा तो जो हमारी किडनी है वो ब्लड से ज़्यादा या एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करवा देगी. ओके, तो ये रिटेन रखता है ब्लड के, जो ब्लड की कंसंट्रेशन है हमारी वाटर की कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड के अंदर उसको, या हमारी बॉडी में जो नीड ऑफ वाटर है उसको ये रिटेन रखता है ADH या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. इसी तरह आपने और भी हार्मोन्स का सुना होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है, हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ करवाने में जो अहम रोल अदा करते हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास हार्मोन्स आया. उसके बाद अगर हम बात करें एंजाइम्स की, सेकंड फंक्शन इसका है कि एंजाइम्स. अब जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, अब एंजाइम्स क्या है स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि व्हाट इज एंजाइम, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. अब बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का स्टूडेंट क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्पीड अप होते हैं, ठीक है. अगर एंजाइम नहीं होंगे स्टूडेंट्स तो रिएक्शन तो होंगे लेकिन उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा लो होगी, यानी कि एक रिएक्शन होगा 24 घंटों में, 2 दिन में, 3 दिन में. लेकिन अगर ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मौजूद होंगे हमारी बॉडी के अंदर उस जगह पे जहाँ पे रिएक्शन होना है, तो ये क्या कर देंगे, रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे. हम छोटी सी यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे मैं उसको
सिंपल वर्ड में लिखती हूँ, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है ये। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है, ठीक है, ए से हमने प्रोडक्ट बनानी है बी, ठीक है। अब इस ए से बी बनने में जो स्पीड लगती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वो स्पीड लगती है, हम कह सकते हैं कि लाइक 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट ए से बी विदाउट इंजाइम। अब यहाँ पे इंजाइम नहीं है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम ऐड कर दें इंजाइम्स को, तो ये ए से जो बी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा विद इन अ सेकेंड, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया जी 1 सेकेंड। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इंजाइम ने क्या किया, रिएक्शन वही था, रिएक्टेंट वही थे, प्रोडक्ट भी वही बनना था, बट इंजाइम का काम क्या है, फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, दे कैन स्पीड द केमिकल रिएक्शन। और इसने वही किया, यहाँ पे 1 सेकेंड लगा और ए से बी प्रोडक्ट बन गई हमारे पास। जब नहीं था तो 5 मिनट लगे थे, ठीक है, टाइम टेकिंग। तो अगर इंजाइम नहीं होंगे तो आप समझ लें कि हमारी लाइफ का जो प्रोसेस है या इन आवर बॉडी जो प्रोसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं हमारा बचना ही में भी नामुमकिन हो। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसी तरह एटीपीएज एंजाइम्स हो सकते हैं, हमारे पास सुक्रेज एंजाइम हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स है जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इस तरह हमने सिर्फ अभी 2 फंक्शन इसके पढ़े हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बिल्ड करवाती है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो बिल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, स्किन, हेयर, नेल एंड स्पाइडर सिल्क। जो स्पाइडर जो सिल्क प्रोड्यूस करती है एक्चुअली वो भी प्रोटीन पे बेस होता है। ओके, तो जितने भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बिल्ड हो रहे हैं, अब इसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, टेंडन्स होते हैं, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको बिल्ड करने में सबसे अहम रोल किस चीज़ का है, प्रोटीन का है। ओके, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास है ब्लड क्लोटिंग। अब जब ब्लड क्लोटिंग कब होती है, एवं हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही होती। ब्लड क्लोटिंग तब ज़रूरत पड़ती है जब कि किसी इंजरी के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग इंजरी, ठीक है। जब भी कोई इंजरी होता है या कोई जो है वो इंजर्ड पर्सन होता है, तो जब इंजरी होती है तो उस स्पेसिफिक बॉडी टिश्यू को, यानी कि अगर मेरे हाथ पे लाइक इंजरी हो गया है तो यहाँ से ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब उस ब्लड को क्लोट करेगी फ़ौरन से आके फाइब्रिनोजिन। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड रिलीज़ हो जाएगा हमारी बॉडी से तो हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये फाइब्रिनोजिन फ़ौरन से भागी दौड़ी आएगी और आके उस स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर देगी, क्लोट करना शुरू कर देगी, खून जम जाएगा जिसको हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में, ठीक है। तो क्या होगा, मज़ीद ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट और ड्यूरिंग इंजरी जब हमारी बॉडी के पार्ट कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हमें चोट लगती है तो ब्लड बाहर नहीं निकलता, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो रेडनेस आ जाती है, थोड़ी ब्लूइश यहाँ पे कलर आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल जो सेल हैं वो इंजर्ड हुए, तो उसको भी फाइब्रिनोजिन क्या करता है, क्लोट करवाता है ताकि वहाँ से मज़ीद इंजरी ना हो सके, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन क्या करती है, हमारी बॉडी से जो इंजर्ड पार्ट होता है उसको ये रिमूव करवाती है ब्लड क्लोट करके, और हमारी बॉडी को वहाँ पे बिल्कुल दोबारा से ठीक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। 5 फंक्शन इसका। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मकसद क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अब मेरा हैंड है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। मेरे मसल्स जो मैं अगर बाजू को मूव करवा रही हूँ तो मेरे मसल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मसल्स की मूवमेंट को, मसल्स की रिलैक्सेशन को, कॉन्ट्रैक्शन को जो प्रोटीन लेके चलती है उसको हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये बोथ प्रोटीन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द contraction of our body or relaxation of our muscles. Okay, तो एक्टिन मायोसिन अहम रोल प्ले करती है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोटीन है जिसको हम ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जो है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, जब मियोसिस और माइटोसिस हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है और क्रोमोसोम्स अपने स्पिंडल फाइबर्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको बनने में भी हेल्प करती है और उनका जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है उसको भी हेल्प आउट करती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। ये प्रोटीन कहाँ पे अहम रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन के दौरान, जब मियोसिस माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोटीन इसका फंक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल को, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, उसमें विटामिन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, उन मटेरियल्स को क्या करती है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सिंपल सी एग्जांपल ली हुई है, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर, जो क्या करती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स एंड डिलीवर करती है या ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड द बॉडी और टुवर्ड द टिश्यू, ओके, टिश्यू लेवल तक। तो यहाँ पे क्या काम हो गया इसका? ट्रांसपोर्टेशन का। एक यानी कि लंग से ऑक्सीजन को लिया उसने एंड देन उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया बॉडी टिश्यू तक, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको मेंटेन करवा रही है हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट करवा रही है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी और एग्जांपल्स है हमारे पास, वो है लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन स्टूडेंट्स एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो मॉलिक्यूल्स जो किसी दो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अब इसमें एक मॉलिक्यूल्स है लिपिड का और दूसरा है प्रोटीन का, इनके लिपोप्रोटीन ये मॉलिक्यूल बन गया और ये ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, अगर उसके अंदर है वो मटेरियल फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये एक जगह से, यानी कि अगर हमने डाइजेस्ट किया है उसको, तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से पूरी बॉडी तक ये ट्रांसपोर्ट कर देगी कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स मटेरियल को, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई एनर्जी। अब सेवंथ फंक्शन हम पढ़ रहे हैं इसका, एनर्जी सप्लाई करती है प्रोटीन। यानी कि अगर प्रोटीन की हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो है 4 कैलोरीज पर ग्राम, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 कैलोरीज होती है पर ग्राम। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। इनके कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स सबसे ज़्यादा बॉडी को एनर्जी फराहम करते हैं। और एक कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में से आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको कि लिपिड सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ओके, या ब्रेकडाउन, ठीक है। अब जो प्रोटीन है वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन तब प्रोड्यूस करती है जब कार्ब्स नहीं होते, जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल हमारी बॉडी के अंदर लो होता है, ओके। तो जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल बॉडी के अंदर लो होगा, एनर्जी का कोई सोर्स नहीं और बचेगा, तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी है मजबूरन प्रोटीन को यूज़ करेगी, ठीक है। उसमें ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम भूखे होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक फास्टिंग, ठीक है, तो ड्यूरिंग स्टारवेशन और फास्टिंग के दौरान जब हम रोज़ा रखते हैं, अब रोज़ा में भी आपका 18 घंटे का हो, 45 आवर का हो, या आपका 13 आवर का हो, 15 आवर का हो, ठीक है। तो जितने में भी आपने रोज़ा रखा है या फास्टिंग की हुई है, तो उस दौरान आप मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक नहीं कर रहे होते। तो आपकी बॉडी ने क्या यूज़ करना है? आपकी बॉडी ने स्टोरेज एनर्जी यूज़ करनी है। वो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स हो सकती है, लेकिन प्रोटीन तब जब कुछ भी सोर्स एनर्जी का नहीं होगा। तो क्या होगा कि ड्यूरिंग स्टारवेशंस ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स ब्रेक डाउन करेंगे, और जब मसल्स ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होगा स्टूडेंट्स, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और वही एनर्जी हमारी बॉडी के जो सेल हैं अपने सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो एनर्जी सप्लाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है ड्यूरिंग स्टारवेशन, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेंटेन पीएच, ठीक है। अब मेंटेनेंस पीएच स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो अब हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर पीएच का लेवल है उसको मेंटेन रखना। अब पीएच लेवल होता है कि आपको पता है कि रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, इनके हमारी बॉडी के अंदर एसिड और एंड बेस की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करती है प्रोटीन्स। अब फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन है हम यहाँ पे पीएच लेवल है, स्टमक का हमारे पास 2 पीएच है और ह्यूमन ब्लड का 7.4 पीएच है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्टमक का पीएच थोड़ा एसिडिक है और थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, और जो ह्यूमन ब्लड का है उसका 7.4 स्लाइटली बेसिक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपको पता है कि 0 से लेके 7 तक जो है वो पीएच होता है, ठीक है। और अगर 0 से 7 तक हमारे पास यानी कि हो तो क्या होता है
कि 0 से 7 चलता जाएगा तो जितना 7 के करीब आएगा उतना वो मतलब मेंटेन होगा, रेगुलेशन होगी उसमें, ठीक है। जितना 7 से पीछे चलता जाएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना 7 से जो है वो अबव चलता जाएगा उतना ज़्यादा ही वो क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, तो एक्चुअल जो है हमारा पीएच वो 7 होता है, ठीक है। 7 से कम अगर होगा स्टूडेंट्स, यानी कि 7 से 0 की तरफ अगर मूव करेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर 7 से अबव जाएगा तो वो बेसिक जो है वो इन्वायरमेंट होगा, या बेसिक पीएच लेवल होगा हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ की, अब एंटीबॉडीज़ जो होते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के क्या होते हैं, ये सोल्जर्स होते हैं, हम इसको सोल्जर्स कह सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी फ्राहम करते हैं। जब भी कोई इन्वेडर्स या कोई बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है या हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है, तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाता है, और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवा के हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देता है। जिससे क्या होता है, जैसे ही कोई इन्वेडर्स या कोई दुश्मन हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये उससे लड़ाई करेंगे और वो किल हो जाएगा, हमारी बॉडी सिक्योर रहेगी फॉर डिजीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबिन जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है वो इन्वेडर्स, ठीक है, लाइक जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ये उससे हमारी बॉडी को बचाती है, इम्यूनिटी कॉज करती है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसमें हमारे पास है इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट, कोलेजन। अब कोलेजन भी हमारी स्किन में पाई जाती है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि स्किन एंड हेयर्स। अब ये स्किन के अंदर हमारे पास इलास्टिन प्रोटीन भी होती है, कोलेजन प्रोटीन्स भी होती है, और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। और इसका क्या काम होता है, इलास्टिसिटी फ्राहम करना, ठीक है, हमारी स्किन को जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम स्ट्रेच करती है हमारी स्किन, ठीक है, लाइक हम इस तरह से अगर मूव करें तो हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से हमारा ये हैंड मूव कर रहा है। अब देखिए सिर्फ हैंड मूव नहीं कर रहा, अगर गौर से देखें तो हमारे ऊपर से स्किन भी मूव करती है। ऐसे अगर हम करेंगे, देखो खिंचाव आ जाएगा, इसके अंदर स्ट्रेच आ जाएगा, ऐसे हम करेंगे दोबारा से वापस अपनी जगह पर आएगी। और ये इलास्टिसिटी कौन फ्राहम करती है, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है, जो कोलेजन से बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। और इन फॉर एग्जांपल इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि हमारे पास जो यूट्रस होती है, फॉर एग्जांपल ये यूट्रस को भी जो है वो इलास्टिसिटी फ्राहम करती है, ठीक है। अब यूट्रस को इलास्टिसिटी किस तरह से ये फ्राहम करती है कि जब यूट्रस के अंदर फीटस मौजूद होता है तो क्या होता है कि यूट्रस का साइज इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। जैसे ही फीटस जो है वो रिमूव हो जाता है यूट्रस से, तो क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करती है, और वो जो स्ट्रेच आया था इतना ज़्यादा यूट्रस के अंदर, वो जब वापस आएगा तो वो स्ट्रेच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। तो वो कैसे आया था स्ट्रेच, इलास्टिसिटी से। अगर इलास्टिसिटी ना होती तो वहीं पे वो फिक्स होकर रह जाती, ठीक है। तो इस तरह ये दोबारा से रीशेप करवाती है हमारी बॉडी का। फॉर एग्जांपल ये देखें, ऐसे अब ये रीशेप हो रही है बॉडी, ठीक है, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो रही है, ठीक है। हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, मुख्तलिफ पोस्चर में हम लेटते हैं, तो ये सारा काम क्या है कि हमारी जो इलास्टिसिटी है स्किन के अंदर वो इसको लेके चलती है, ठीक है। इसी तरह ये यानी कि रीशेप करती है हमारी बॉडी को। अगर कोई चोट लगती है तो उसके दौरान भी रीशेप होती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा, अब जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी हमारी बॉडी में होगी उतनी ज़्यादा हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है वो यंग नज़र आएगी। ओके, जैसे जैसे इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाएगी या कोलेजन ख़त्म होता जाएगा हमारी स्किन में से, तो क्या होगा, हमारी स्किन बूढ़ा होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हमने कुछ प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिस्कस किया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स एक दफ़ा और मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर ले आप अपनी जो आपकी बुक है उस पे कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है 4 नंबर का, या जितने भी नंबर का, 5 नंबर का दे, 3 नंबर का दे एग्जामिनर आपको, तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बन सकता है। और इसमें से कोई भी फंक्शन वो आपसे पूछ सकता है, या
समहाउ वो आपको कह सकता है कि प्रोटीन के कोई भी 2 फंक्शंस आप डिस्कस करें, ठीक है, आप बताएं मुझे, ओके। और यहाँ से आपके MCQs भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ भी आपने बिल्कुल इसको रट्टा नहीं लगाना, आराम से आपने याद करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर ईमान लर्निंग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे नज़र आए, उसका नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।